हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये हम लोगों ने हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये हमारा पार्ट नंबर कोई नहीं अब, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत कुछ सिखा दिया था। अब ये हमें करना क्या है ना, ये हमारी 1 शॉट वीडियो है और ये मेरा इस सीज़न का, इस वाले सेशन का दोस्तों मेरा ये फर्स्ट 1 शॉट है। तो इसको आप लोग यार बहुत सारा प्यार देना, तो वीडियो को ना लाइक जरूर कर देना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये वाली वीडियो ना बहुत पावरफुल होने वाली है। और चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ना जल्दी जल्दी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि सिखाने वाली बात तो है ही नहीं अब, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया था। अब तुम्हें सीधा पढ़ते जाना है, समझते जाना है और एक ही बार 1 शॉट में सब कुछ रिवीजन आपको कर लेना है। जैसे कि बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो हमारे लोग थे दोस्तों, वो जब इंडिया में जो उन्होंने पैर रखा था, तो उन लोगों के लिए बोल रहा है बेसिक पर्पस, उनका मेन पर्पस क्या था। तो आपको अच्छी तरह पता था उनका पर्पस क्या था, हमारी इंडिया को बर्बाद करना और हमारी इंडिया को दोस्तों फीडर इकोनॉमी में कन्वर्ट करना। उनका जो मेन मकसद था अब अंग्रेजों का, हमारी इंडिया को फीडर इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का होता है। तो आपको पता है ना फीडर इकोनॉमी क्या होती है, कि हमें ऐसा बना देगा कि वो हमें ना हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, चाहे हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, चाहे हमारा कोई सा भी रिसोर्स हो, एग्रीकल्चर का रिसोर्स हो, चाहे हमारा प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, या हमारा टेरिटरी सेक्टर हो, कोई सा भी सेक्टर हो, उनको यूज़ करेगा, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करेगा अपनी ग्रोथ के लिए। तो हमारी इंडिया को उन्होंने फीडर इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया था। जितनी भी हमारी प्रोडक्शन हमारी इंडिया में हुआ करती थी, उसको यूज़ करेगा अपने खुद के फायदे के लिए, खुद की डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी, खुद की इकोनॉमी को डेवलप करेगा। दूसरा, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल के दोस्तों आने से पहले की कुछ बात बता रही। उनके आने से पहले हमारी जो इंडिया थी कैसी थी, हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, बहुत प्रॉस्पेरस थी, बहुत ही खुशहाल थी, एग्रेरियन थी, मतलब जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहती है, और वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए दोस्तों वो जाना जाया करती थी। इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश लोग जब आ गए थे दोस्तों, तो उसके बाद उसका क्या इफेक्ट पड़ा। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, अब ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया में जब उन्होंने कब्जा कर लिया था, उन्होंने पैर रख दिया था, तब उसका इफेक्ट क्या पड़ा हमारी इंडिया की इकोनॉमी पर। द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या होता है पता है ना आपको, जहाँ पर एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार पर दोस्तों राज करती है। तो जो राज करने वाली होती है उसे बोलते हैं रूलर, और जिसके ऊपर राज करा जाता है उसे बोलते हैं कॉलोनी। वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उन्होंने दोस्तों हमारे भारत की इकोनॉमी को यूज़ करा अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए और खुद के प्रमोशन के लिए, खुद के इंटरेस्ट के लिए। देयर पॉलिसीज ब्रॉट अ फंडामेंटल चेंज, और इन्हीं पॉलिसीज की वजह से हमारे देश में दोस्तों फंडामेंटल चेंज आ गया था इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारी इंडिया की इकोनॉमी में दोस्तों उसके स्ट्रक्चर में ना चेंज आ गया था, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के रिसोर्सेज को दोस्तों अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए उन्होंने यूज़ करा था। चाहे वो चाहे हमारे रिसोर्सेज की वजह से वो खुद प्रोटेक्शन लेना चाहते हो, प्रमोशन करना चाहते हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, बात करते हैं। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियाज इकोनॉमी वाज ओवरवेलमिंग। जो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी ओवरवेलमिंग हो गई थी रूरल की, ठीक है ना। एंड एग्रीकल्चर इन करेक्टर देयर वाज स्टैग्नेशन आ गई थी, मतलब एक तरीके से रुकावट आ गई थी, स्थिरता आ गई थी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर कॉज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। हमारी इंडिया के दोस्तों जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इतना स्टैग्नेशन क्यों आ गया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और ब्रिटिश लोगों के राज में दोस्तों हमारे इंडिया के जो एग्रीकल्चर सिस्टम था उसमें ना काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेशन आ गया था, मतलब उसमें रुकावट आ गई थी, स्थिरता बनी हो रही थी काफ़ी सालों तक। किस वजह से हमारे देश की जो एग्रीकल्चर है जो दोस्तों क्यों ग्रो नहीं कर पाया था, क्यों उसमें स्थिरता से आ गई थी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहला, लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से भी दोस्तों हमारा एग्रीकल्चर दोस्तों हमारा क्या रह गया था, स्टैग्नेशन हो गया था। ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम में दोस्तों लगान लिया जाता था, जहाँ पर बीच में एक दल्ले को बैठा दिया जाया करता था, मतलब बीच में एक हमारा जमींदार हुआ करता था, और वो हमारे को दोस्तों हमारी ज़मीन के बदले में जो भी क्रॉप्स वगैरह उगा करती थी उसका कुछ परसेंटेज या कुछ भी मतलब 1% तक, कुछ एक लिमिट तक दोस्तों हम लोगों से लगान लिया करता था। और ये दोस्तों लगान भी मतलब काफ़ी हाई रेट से लिया जा रहा था, और अगर हम लोग लगान नहीं दिया करते थे तो हम लोगों से फोर्सफुली लगान ले लिया जाया करता था। और अगर बात करते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम की दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारे उस एग्रीकल्चर जो भी हमारे कल्टिवेटर्स थे, जो भी हमारे किसान भाई बहन थे दोस्तों, उनकी ज़मीन को दोस्तों उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए भी उन्होंने कोई मतलब कदम नहीं उठाए थे, ना उस जमींदार ने और ना ही उस ब्रिटिशर्स ने। बस उनको ना हमारे खेत से जितनी भी निकलेगी उपज वगैरह उन सभी को यूज़ करना चाहते थे और अपने देश की इकोनॉमी को दोस्तों वो ग्रो करना चाहते थे। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर दूसरा पॉइंट है हमारा
कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उन्होंने दोस्तों हमारे एग्रीकल्चर को ना कमर्शलाइज कर दिया था। मतलब ये कि उन्होंने बोला था कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगाओ और हमें दोस्तों बेको, हम तुम्हें रेट देंगे, मतलब सही रेट देंगे। सही तो खैर क्या ही था, मतलब नॉर्मल तुम्हें रेट देंगे, जितना ज़्यादा आप उपज बोओगे हम तुम्हें उतना ही पैसा देंगे। हालांकि जो ये रेस्ट्रिक्शन, इसमें ना एक रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि तुम मतलब जो भारत देशी थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स लोगों को ही उपज वगैरह जो भी खेत से जो भी मतलब फसल वगैरह निकलेगी ना, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को बेच सकते थे। और अगर तुमने किसी बाहर की कंट्री को बेचने की कोशिश करी तो हम लोग अपने फौजी वगैरह तैनात कर देंगे और हम लोग बहुत कुछ तरीके से आपके ऊपर अत्याचार करेंगे। उसके बाद लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। दोस्तों हम लोग जो खेती बाड़ी क्या करते थे या जो जिस भी चीज़ में हम लोग डील करते थे, प्रोडक्टिविटी ना हमारी काफ़ी लो लेवल की थी, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। हमारे सारी जितनी भी थी ना आधुनिक टाइप की मतलब चीज़ें तरीके से हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे। जैसे आपने देखा होगा पुराने ज़माने में किसान खेती बाड़ी करता था तो अपने शरीर से क्या करता था, अगर कोई भी मतलब ज़मीन जोतता था फल वगैरह मतलब उगाने के लिए या कुछ भी, तो दोस्तों वो ना अपने शरीर से ही क्या करता था। लेकिन आजकल देख सकते हो आप लोग मशीनें आ गई हैं, हर चीज़ के लिए छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं। तो दोस्तों पहले ना हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हुआ करती थी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा मतलब एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह हमारे पास नहीं थी। इसी वजह से दोस्तों लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, लैक ऑफ इरिगेशन, हमारे पास इतनी सिंचाई करने के लिए हमारे पास इतना पैसा तो था, लेकिन हमारे को इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं दी गई थी जिससे कि हम लोग पानी वगैरह डाल सकें। एंड नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, हमारे पास इतना अच्छा फर्टिलाइजर भी नहीं था, खाद वगैरह जो होती है इतना अच्छा भी हमारे पास नहीं था, जिससे कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी दोस्तों काफ़ी कम हुआ करती थी। उसके बाद और भी किस कारण की वजह से दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बर्बाद हो गया था। अगला हमारा स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते, मतलब ज़्यादा हम लोग कुछ इन्वेस्ट करके हम लोग ज़्यादा उसमें मतलब हम लोग ज़्यादा कुछ बुआई करते, या आने वाले टाइम में हो सकता था कि कभी फ्लड वगैरह आ जाता, बाढ़ वगैरह आ जाया करती थी, सूखा पड़ जाया करता था। तो उस सूखे से निपटने के लिए, उस बाढ़ से निपटने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा नहीं हुआ करता था कि हम लोग उस उपज को या हम लोग उस एग्रीकल्चर जो भी ज़मीन है जहाँ पर हमारी फसल बो रखी है दोस्तों, हम उसकी सेफ्टी कर सकें। तो सेफ्टी करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा इक्विपमेंट नहीं था, ना हमारे पास इतना पैसा था कि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ खरीद सकें जिससे कि कल को अगर बारिश आई या बाढ़ आई या कुछ भी मतलब दुर्घटना घटी हमारी फसलों के साथ, तो हम लोग उसको बचा पाएंगे। तो हम लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आपने देखा ही 4 चीज़ों की वजह से दोस्तों हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा बर्बाद हो गया था। एक ज़मींदार की वजह से, दूसरा अंग्रेजों ने हमारे सिस्टम को, हमारे एग्रीकल्चर को दोस्तों कमर्शलाइज कर दिया था कि तुम बाहर विदेशों में बेचो, अपने इंडिया में ना तुम खाने तक के भी नहीं रखोगे। उसके बाद हम ज़्यादा उसकी जो खेती बाड़ी नहीं कर पाया करते थे, हमारे पास प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं थी, हमारे पास मशीन वगैरह नहीं हुआ करती थी। और होने की तो जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट भी पैसा भी नहीं था, तो हम लोग अपनी जब पैसा ही नहीं है तो दोस्तों हम लोग मशीन कहाँ से लेंगे, पैसा नहीं होगा तो मशीन कहाँ से लेंगे, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर दोस्तों ये कैसे तबाह हुआ था और ये कैसे मतलब उन्होंने किस तरीके से इस पर मतलब अपनी पकड़ बनाई थी अंग्रेज लोगों ने। इंडस्ट्रियल सेक्टर आप यहाँ पर देख सकते हो, इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज इन पुअर स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में था, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में था। अब बात करते हैं, यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए, इन 5 पॉइंट तो सब समझ जाओगे कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे बुरी हालत में था। सबसे पहली बात तो देखो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब होता है दोस्तों उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया था। हम लोग जिस चीज़ के लिए जाने जाते थे, जिस चीज़ के लिए हम लोग फेमस थे दोस्तों, उसने सबसे पहले वही खत्म करा। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हम लोग का जो दोस्तों बोलबाला था ना पूरी दुनिया में हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के लिए था, तो सबसे पहले उसने ना यही खत्म करा कि अच्छा तुम्हारा बोलबाला इसके लिए हैंडीक्राफ्ट के लिए पूरी दुनिया में है ना, सबसे पहले हम लोग इसको खत्म कर देंगे और हम तुम्हारे देश में दोस्तों इंडस्ट्री लगाएंगे ही नहीं, जिससे कि तुम अपने इंडस्ट्री लेवल से दोस्तों अपने आपकी ना इंडस्ट्री ग्रो करोगे, अपने देश की इकोनॉमी ग्रो करोगे। तो उन्होंने सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। मतलब है कि हमारी जितनी भी जिस चीज़ के लिए हम लोग फेमस हुआ करते थे दोस्तों, उसने सबसे पहले इसको बर्बाद करा। और उसके बाद कह रहा है टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडियाज टू चीप एट रेट। उन्होंने ये बोल दिया था कि हम तुम्हारी इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट आइटम है दोस्तों हम लोग उसको बर्बाद कर देंगे। और उसके 2 मोटिव थे, उन्होंने क्यों हमारी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को उन्होंने बर्बाद करा, उसके पीछे इनके 2 मकसद थे अंग्रेजों के। पहला, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडियाज एट चीप रेट्स। मतलब कि इंडिया में जितना भी रॉ मटेरियल बन रहा है हम लोग कच्चे माल को हम लोग खरीदेंगे, बहुत ही सस्ते रेट में खरीदेंगे। टू बी यूज्ड अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। और ब्रिटेन में जो मशीनें लगाई गई हैं मॉडर्न तरीके की, नई तरीके की, उसमें हम लोग उसको यूज़ करेंगे और वहाँ से हम लोग फिनिश्ड गुड्स को कन्वर्ट करके हम लोग भारत में ही दोबारा बेच देंगे या अदर कंट्री में बेच देंगे हाई रेट में। तो सेल फिनिश्ड गुड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट अ हायर प्राइस। तो ये इनका बहुत बड़ा मकसद था। उसके बाद हमारी कैसे इंडस्ट्री बर्बाद हुई थी। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जब हमारी हैंडीक्राफ्ट जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह हुआ करती थी दोस्तों ये बर्बाद हो गई थी, तो उसके बर्बाद का क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ा था। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट रिजल्ट इन हैवी अनएम्प्लॉयमेंट। जब एक बात बताओ, जब लोग बाग हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में डील ही नहीं करेंगे, जब पब्लिक इसको खरीदेगी ही नहीं, तो हम लोग क्या बेवकूफ़ थे क्या हम लोग इसमें डील करेंगे, हम लोग इसको बनाएंगे।
भाई बनाने में मेहनत लगती है, चीज़ें लगती हैं, समय लगता है, बहुत कुछ लगता है। तो उससे लोगों ने इसको बनाना भी बंद कर दिया था। हैवी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, लोग बागों ने फिर जब इसको बनाने बंद कर दिया तो वो लोग बेरोजगार हो गए थे। एंड इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन, और उन्होंने ब्रिटेन से अपने फिनिश्ड गुड्स मंगवाने दोस्तों स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि उनको ना अपने भारत की बनी बनाई चीज़ें पसंद नहीं आती थी। तो उनको लगता था कि क्यों ना हम लोग बाहर से हम लोग चीज़ें खरीद लेंगे, कम रेट में भी आ जाएगी और मतलब जल्दी भी आ जाएगी और बढ़िया भी हो जाएगी। तो वो उन्होंने एक तो बेरोजगार हो गए थे, दूसरा उनके पास पैसा नहीं था, और जितना भी पैसा था उन्होंने बाहर विदेशों में लुटा दिया था वहाँ की चीज़ों को खरीदने के चक्कर में। उसके बाद कैसे इंडस्ट्री बर्बाद हुई थी? लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। हमारे पास दोस्तों कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री मतलब होता है कि हमारे पास मशीनें दोस्तों बहुत कम हुआ करती थी। जब हमारे पास मशीनें ही नहीं है तो मशीनों से हम लोग मशीनें कैसे बनाएंगे? जब मशीनों से मशीनें नहीं बनेंगी दोस्तों, तो उन मशीनों से दोस्तों हम लोग कोई भी इक्विपमेंट नहीं बना पाएंगे, कोई मशीन नहीं बना पाएंगे, कोई प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ये भी इसकी भी काफ़ी ज़्यादा कमी थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज एंड ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर देयर प्रमोशन। वो हमारे प्रमोशन के लिए दोस्तों वो कोई भी हमारे लिए ना कोई अटेंशन नहीं दिया करते थे। उनको लगता था ठीक है, एक दो मशीनें हैं और एक दो मशीनों से ये लोग काम कर लेंगे, और उसका भी हम लोग ना उसको बहुत बुरी तरीके से ना उसको यूज़ करते थे। वो भी ब्रिटिशर्स लोग अपने लिए यूज़ करवाया करते थे। उसके बाद हमारी इंडस्ट्री कैसे बर्बाद हुई थी? लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। हमारा दोस्तों जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था ना काफ़ी कम था। भाई सीधी सी बात है, जब हमारे पास इंडस्ट्रियाँ हैं नहीं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन लोगों ने बर्बाद कर दिया था, हमारी इंडस्ट्री लग नहीं सकती, तो सीधी सी बात है जीडीपी में हम लोग कहाँ से कंट्रीब्यूट कर देंगे? भाई जीडीपी में हम लोग कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। उसके बाद गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर का दोस्तों हमारा लिमिटेड रोल था। पब्लिक सेक्टर का मतलब वहाँ की जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी दोस्तों, उनका भारत पर दोस्तों बहुत ही कम मतलब लिमिटेड रोल हुआ करता था। हमें जो भी करना है हमें खुद करना है। उनका रोल बहुत ही कम हुआ करता था, और अगर रोल हुआ भी करता था ना तो अपने फायदे के लिए हुआ करता था। उन्होंने जो पब्लिक सेक्टर था, मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी ब्रिटिश की दोस्तों, उन्होंने हमारे लिए चलो ठीक है थोड़ा बहुत रोल अदा करा भी, तो दोस्तों उन्होंने उस ही जगह रोल अदा करा था जहाँ पर उनको ना फ़ायदा दिखाई दे रहा था। जैसे कि उन्होंने रेलवे में रोल अदा करा था, पावर में, जनरेशन में, कम्युनिकेशन में, पोर्ट्स में, और सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में। और आपको अच्छी तरह पता है, मैंने पुरानी वाली वीडियोस में पार्ट नंबर 1 से लेकर 9 तक आपको सिखा रखा है। इन सारे पॉइंट को बहुत डिटेलिंग में सिखा रखा है। जाकर आप उनको जरूर चेकआउट करना, चलेगी पता इन सभी का मतलब क्या होता है। बात करते हैं फॉरेन ट्रेड। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त हमारे फॉरेन ट्रेड के हालात कैसे थे? द रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द इंडियाज फॉरेन ट्रेड। जो उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो हमारी पॉलिसीज़ वगैरह जो भी उन्होंने हमारे ऊपर डाली थी दोस्तों, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव दोस्तों फॉरेन ट्रेड पर भी पड़ा था। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। सीधी सी बात है, उन्होंने दोस्तों हमारे इंडिया के किसान भाई बहनों को उन्होंने ऐसा कर दिया था कि तुम प्राइमरी प्रोडक्ट बनाओ, वही रॉ मटेरियल कच्चा माल वगैरह जिसमें हम लोगों की उपज बहुत ज़्यादा थी ना, उसको बनाओ और तुम उसको एक्सपोर्ट करो एंड इंपोर्ट करो फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स। और बाहर ब्रिटेन से ना दोस्तों आप लोग फिनिश्ड गुड्स को परचेज करो, मतलब इंपोर्ट करो हायर रेट में। तो दोस्तों इस तरीके से भी हमारा फॉरेन ट्रेड बर्बाद हो गया था, क्योंकि हम लोग जितनी भी चीज़ की उपज कर रहे थे, जितनी भी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे थे, हम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को दे रहे थे। जब हम सिर्फ और सिर्फ बना कर ब्रिटेन को ही देंगे तो दोस्तों आपको फॉरेन अलग अलग कंट्रीज से हमारा ट्रेड कहाँ होगा? हमारा ट्रेड ही नहीं हो पाएगा। जब ट्रेड नहीं हो पाएगा तो हमारा उनसे रिलेशन भी खराब हो जाएगा। रिलेशन खराब हो जाएगा तो हमारे देश की इकोनॉमी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी दोस्तों, उन्होंने मोनोपोली मतलब अकेला उन्होंने कंट्रोल कर लिया था हमारे पूरे की पूरी इंडिया की इकोनॉमी पर, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो, दोनों पे उसने कंट्रोल कर लिया था। द स्विच कैनल सर्व्ड। उन्होंने दोस्तों यहाँ तक कि हमारे इंडिया में ना एक स्विच कैनल भी बना दी थी। सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट बना देगी फ्रॉम द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया से ब्रिटेन के बीच में, जो भी मतलब माल जा रहा है आ रहा है, उन्होंने दोस्तों अंदर ही अंदर ना रातों रात तो खैर नहीं बोलूँगा, काफ़ी टाइम थोड़ा सा लग गया था। उन्होंने एक स्विच कैनल बना दी थी जिसमें क्या हुआ, उनका टाइम बच गया। डायरेक्ट रूट बना दिया गया कि इंडिया को अगर कुछ भेजना ब्रिटेन तो डायरेक्ट भेज पाएंगे, ब्रिटेन से इंडिया डायरेक्ट भेज पाएंगे, किसी और कंट्री को पता भी नहीं चलेगा, अंदर सारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे भी हमारा फॉरेन ट्रेड बर्बाद हो गया था। और एक पॉइंट और जिसकी वजह से हमारा फॉरेन ट्रेड बर्बाद हो गया था, वो पॉइंट ये है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में दोस्तों ब्रिटिशियर्स लोगों ने हमारे इंडिया की वेल्थ को दोस्तों यूज़ करा था अपने फ़ायदे के लिए। हमारी वेल्थ को यूज़ करा था, हमारा जो सरप्लस बचा था, हमारा एक्सपोर्ट करने के बाद हमारा जो मतलब फॉरेन जो हमारे पास रिजर्व इकट्ठा हो जाता है दोस्तों, उसका भी इन्होंने काफ़ी बुरी तरीके से इस्तेमाल करा था। आप यहाँ पर देख सकते हो, एक्सपोर्ट सरप्लस वॉज यूज टू मेक पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप। और ब्रिटिशर्स ने दोस्तों हमारे इंडिया में ना काफ़ी सारे ऑफिस सेटअप बनाए थे, और उसका इस्तेमाल मतलब उसको बनाने के लिए भी जो पैसा जो लगता है, जो भी खर्चा वगैरह आता है, वो पैसा भी दोस्तों भारत की सरकार से, भारत की मतलब गवर्नमेंट से लिया था, भारत की मतलब कह सकते हो कि यहाँ के लोगों से लिया था। और जितना भी हमारे पास सरप्लस पैसा बचा था एक्सपोर्ट करने के बाद, जो हमारे पास फंड बचता है ना, उसका इस्तेमाल किसके लिए करा गया था? ब्रिटिश लोगों ने अपने लिए करा था, हमारे इंडिया में सेटअप बनाने के लिए। ऑफिस वगैरह बहुत सारे बढ़िया बनाए। और टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर, कि अगर कल को अगर ब्रिटिशर्स का किसी भी कंट्री से अगर वॉर होता है, युद्ध होता है, तो उस युद्ध में बनने वाले जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी सामान होते हैं, आप समझ सकते हो मैं कि बोलना नहीं चाह रहा वीडियो में, तो उन सबको खरीदने के लिए जो भी पैसा चाहिए होता है दोस्तों, उन्होंने
ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के सरप्लस से ले लिया और अपनी वॉर में बनाए जाने वाले जो भी गैजेट्स वगैरह जो भी चीज़ें होंगी दोस्तों, उन सब का पैसा, उन सब का जो मतलब पेमेंट वगैरह दोस्तों हमारे यहाँ के सरप्लस से पेमेंट करी थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और यहाँ पे लिखा हुआ है टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे आइटम्स भी उन्होंने इंपोर्ट करवाए थे जो कि इनविजिबल होती हैं, जैसे कि सर्विस टाइप की होती हैं, ये हमारी ज़्यादातर सर्विस टाइप की होती है। कुछ ऐसे सर्विस वगैरह उन्होंने इंपोर्ट करवा ली थी ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया से, जो कि इनविजिबल है, आप इनको देख नहीं सकते, फिर भी उन्होंने मंगवा ली थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशन, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त डेमोग्राफी की क्या कंडीशन हुआ करती थी, आप यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस मतलब होता है कि जो हर 10 साल में कैलकुलेट करा जाता है कि हमारे इंडिया की या किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है। तो फर्स्ट जो हमारा कैलकुलेट करा गया था वो 1881 में कैलकुलेट करा गया था। रिवील जो कि अनइवननेस था, मतलब एक एग्जैक्ट तरीके से उन्होंने कैलकुलेट नहीं करा था, बस एजम्पशन बेस्ड था, या आप कह सकते हो कि मतलब उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता था इन इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। बट ईयर 1921 को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड ये एक ऐसा ईयर है 1921 दोस्तों, यहाँ से इंडिया मतलब अपनी पॉपुलेशन में दोस्तों इसने रफ्तार पकड़ ली थी 1921 के बाद। ये हमारा सेकंड स्टेज में आ गया था। यहाँ पर दोस्तों बर्थ भी हमारी बहुत ज़्यादा थी और डेथ भी हमारी, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो डेथ भी बहुत ज़्यादा थी, बट ओवरऑल डेथ कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम थी। बट यस, बर्थ बहुत ज़्यादा थी, डेथ भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन डेथ के लिए थोड़ा सा बोलूँगा थोड़ी सी कम थी। ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो में देखा होगा, मैंने इस वाले पॉइंट को बहुत बारीकी से कवर करा था। अब बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन की। तो आप इन 6 पॉइंट से समझ सकते हो कि उस वक्त 1947 के टाइम पर हमारे भारत के क्या हालात हुआ करते थे। बात करते हैं पहले बर्थ रेट की और डेथ रेट की। दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उस वक्त की बात करते हैं, जब इंडिया हमारा फर्स्ट स्टेज में हुआ करता था, तब दोस्तों इंडिया में जो पॉपुलेशन थी दोस्तों वो हाई बर्थ रेट की थी और डेथ हाई रेट की थी। मतलब ज़्यादा लोग पैदा होते तो ज़्यादा लोग ही मर जाया करते थे। लेकिन 1921 के बाद दोस्तों बर्थ रेट तो हमारी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन डेथ रेट थोड़ी सी कम हो गई थी। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेशो। मतलब उस टाइम पर दोस्तों पढ़े लिखे लोग बहुत ही ज़्यादा कम लोग हुआ करते थे, और हमारे यहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटी मिला करती थी वो भी बहुत कम मिला करती थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम होती दोस्तों, वो मतलब उनके मरने की जो तादाद थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा थी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों के जो एक जीने की जो एक एज जो डिसाइड करी जाती है दोस्तों, वो भी काफ़ी कम थी, लेकिन आज तो काफ़ी अच्छी हो गई, लगभग 70 ईयर्स के आसपास सब हो गई है। उसके बाद बात करते हैं वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, मतलब बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर दोस्तों बहुत ज़्यादा गरीबी हमारी फैली हुई थी उस वक्त। 1947 के टाइम की बात होती है। अब तो आप समझ सकते हो, हर पॉइंट को मैंने बहुत बारीकी से डिटेल करा था वीडियो के अंदर, आप लोग जाकर जरूर चेकआउट करना। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस वक्त उसका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। मतलब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब होता है कि कितने लोग उस वक्त किसी भी काम में ना इन्वॉल्व हो जाया करते थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया शोड लिटिल साइन ऑफ चेंज। मतलब जो काम करने का जो लोग जो काम किया करते थे दोस्तों, वो बहुत ही लिटिल साइन ऑफ चेंज था। कुछ मतलब उन्होंने कुछ चेंजमेंट करी थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त ऑक्यूपेशन मतलब काम करने वाले जो लोग हुआ करते थे, उनका बहुत ज़्यादा प्री डोमिनेंस हो गया था हमारी प्राइमरी ऑक्यूपेशन पर। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में दोस्तों बहुत ज़्यादा प्री डोमिनेंस हो गया था। मतलब ज़्यादा संख्या में, ज़्यादातर भर के संख्या में दोस्तों वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड हो गए थे। इसी में दोस्तों वो दिन रात उन्होंने एक कर रखी थी, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अंग्रेज लोगों ने दोस्तों हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम को बर्बाद कर दिया था। हमें किसी और कंट्री से डील नहीं करने दे रहे थे, हमारे इंडस्ट्री नहीं लगाने दे रहे थे दोस्तों। तो हम लोग किस चीज़ में डील करते बताओ, हम लोग फिर एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड हो गए थे और हम लोगों को इसी में ही काम करना पड़ा था। उसके बाद और लोग कहाँ पर लग गए थे, अब यहाँ पर देख सकते हो वो रीजनल वेरिएशन वगैरह, थोड़ा सा वेरिएशन वगैरह आ गया था, आप लोग इसको खुद से पढ़ लेना। बात करते हैं आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त हमारे देश का इंफ्रा कैसा था, इसको ना इंफ्रा बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आप पूरा बोल लो या इंफ्रा बोल लो, मैं बोलूँगा इंफ्रा, ठीक है, मैं क्या बोलूँगा इंफ्रा। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त मतलब भारत का इंफ्रा कैसा था। इंफ्रा मतलब रोड्स वगैरह कैसे थे, रेलवे कैसी थी, है ना, एयर ट्रांसपोर्ट कैसा था, वाटर ट्रांसपोर्ट कैसा था, कम्युनिकेशन कैसा था, पोर्ट्स कैसे थे, बंदरगाह कैसे थे, बहुत कुछ चीज़ कैसी थी। तो यहाँ लिखा है वेरी वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा ख़त्म था। रोड्स बहुत ही ज़्यादा बुरे थे, ना के बराबर थे। गाँव में तो रोड हुआ ही नहीं करते थे, और शहरों में अगर हुआ भी करते थे ना अगर भारत में, तो दोस्तों सबको अच्छी तरह पता है वो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने दोस्तों जो रोड्स वगैरह बनाए थे, जो रेलवे वगैरह बनाई थी दोस्तों, अपने फ़ायदे के लिए बनाई थी, और उतने ही डिस्टेंस के लिए बनाई थी जितने डिस्टेंस पर दोस्तों उनका काम हुआ करता था। आप यहाँ पर देख सकते हो, द ब्रिटिश रूलर्स कुड नॉट अकम्प्लिश, वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे मच ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। रोड्स के ऊपर दोस्तों उन्होंने काम ज़्यादा नहीं करा था। द रोड्स दैट वर बिल्ड प्राइमरीली सर्व्ड द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग आर्मी और शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल। दो चीज़ों को शिफ्ट करने के लिए दोस्तों उन्होंने रोड्स वगैरह बनाए थे। अब बात करते हैं रेलवे की। रेलवे हमारा उस वक्त कैसा था,
ये भी मतलब रेलवे तो खैर रेलवे की तरह ही होता है, लेकिन उन्होंने रेलवे भी उतने ही लॉन्च करी थी जितना उनको अपना रॉ मटेरियल हमारे भारत का अपने कंट्री में उनको मंगवाना था। रेलवे द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, ये हमारे देश के लिए ना फायदा था, इसलिए दोस्तों ये लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज टू इंट्रोड्यूस रेलवेज। द रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी अच्छे तरीके से इफेक्ट करा, दो तरीके से इफेक्ट करा। रेलवेज इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, ताकि भैया रेलवे से हम लोग कम से कम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे, इधर से उधर हम लोग जा पाएंगे। और दूसरा, इट एनहांस्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर, हम लोग अपने देश के प्रोडक्ट को दोस्तों किसी और देश में हम लोग आराम से बेच पाएंगे और हम लोग कम समय में ज़्यादा माल हम लोग लोगों को बेच पाएंगे। ठीक है, यस सर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है एयर ट्रांसपोर्ट मतलब हवाई जहाज वगैरह, और वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब शिप्स वगैरह। द मेजर्स टेकन फॉर डेवलपिंग वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट वर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, मतलब ठीक है हवाई जहाज हुआ करते थे, पोर्ट फैसिलिटी हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों ये हमारे सेटिस्फैक्शन के बहुत ज़्यादा दूर थे, हमारे सेटिस्फैक्शन दोस्तों बहुत ज़्यादा ये दूर थे, मतलब हमारे लिए इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ करता था, मतलब हमारे लिए थे ही नहीं, वो हमेशा अपने अपने फ़ायदे के लिए क्या करते थे और हमारे को कोई सेटिस्फैक्शन इनसे हो नहीं हुआ करते थे। जब हमारा काम ही नहीं तो भैया क्यों हम लोग खुश होंगे इससे ना। हाँ, ये कि उन्होंने हमारे कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा सा उन्होंने काम करा था। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ, हालांकि ये तो हमारे लिए नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ हमारे लिए नहीं था, ये बड़े बड़े ऑफिसरों के लिए था। सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ये तो चलो बड़े बड़े ऑफिसरों के लिए था, लेकिन हमारे लिए क्या था, पोस्टल सर्विस, हमारे लिए क्या था, पोस्टल सर्विस, और बड़े बड़े ऑफिसरों के लिए क्या था, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ। ठीक है ना, ताकि एक ही बार में इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर पहुंचा देंगे। लेकिन पोस्टल हमारे आम जनता गरीबों के लिए था, अगर किसी को मुंबई से दिल्ली अगर कोई एक मैसेज पहुँचाना था ना, तो वो लोग जो एक आम जनता थी भारत की, वो पोस्टल सर्विस का सहारा ही पहुंचाया करती थी, वो इसका सहारा ले ही नहीं सकती थी। क्यों, ये जो सहारा है ना दोस्तों, मुंबई से दिल्ली तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचवानी एक ही मिनट में, एक ही देर में, एक ही मतलब एक ही कॉल पर, तो दोस्तों वो सिर्फ बड़े बड़े ऑफिसरों के लिए हुआ करता था। ठीक है, ये हमारे लिए और ये भी पोस्टल वाला भी ना हमारे लिए इनएडिक्वेट था, मतलब ये भी हमारे पास उचित मात्रा में नहीं था, बहुत ही कम मतलब पहले हुआ करते थे। आजकल तो खैर ये पोस्टल ख़त्म ही हो गया है ना, आजकल हर कोई इलेक्ट्रॉनिक है और पहले के लोग इसका इस्तेमाल करते थे और आज हम लोग सभी कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आप लोग ईमेल कर सकते हो, आप लोग व्हाट्सएप से एक ही बार में मुंबई में बैठे लड़के को दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से यूपी, दिल्ली से कहीं भी मतलब आप लोग एक ही बार में मैसेज भेज सकते हो। अब आगे बात करते हैं स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त उसके क्या हालात थे, हालांकि सारे पॉइंट घूम फिर के वही आएंगे अब, बट भाई मेरी जिम्मेदारी है कराना, तो मैं सभी कुछ कराऊंगा। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं। उस वक्त हमारे पास हमारे देश में दोस्तों कॉलोनियल इकोनॉमी हुआ करती थी, मतलब एक देश का राज दूसरे देश के ऊपर हुआ करता था, इससे और बल्कि उन्होंने हमारी वेल्थ को भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा था। दूसरा सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी मतलब क्या होता है दोस्तों, इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, उन्होंने दोस्तों फ्यूडल सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, और दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिज्म सिस्टम, मतलब एक कि हमारे यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। फ्यूडल सिस्टम मतलब होता है कि उन्होंने हमारे यहाँ पर दोस्तों रेलवे लॉन्च कर दी थी, रोड्स को लॉन्च कर दिए थे, और यहाँ पर दोस्तों उन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम भी उन्होंने लॉन्च कर दिया था। मतलब है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर मशीनें वगैरह लगा सकते हैं, मशीनों से मशीनें बना सकते हैं, काफ़ी कुछ हम लोग कर सकते हैं। बट ये कह रहा है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, मतलब एक था कि तुम कुछ काम कर सकते थे और कुछ काम तुम लोग नहीं कर सकते थे। उसके बाद हमारे देश की जो इकोनॉमी थी दोस्तों बहुत ही स्टेगनेंट थी, मतलब स्थिर थी, ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही थी। तो जो हमारे जो देश का जो ग्रोथ रेट था, अगर मैं बात करता हूँ एग्रीगेट रियल आउटपुट की बात करता हूँ दोस्तों, तो हमारा फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी में दोस्तों वो लेस देन 2% था, 2% से भी कम था। और जो हमारी इसकी जो ग्रोथ थी, हमारी जो पर कैपिटा जो दोस्तों ग्रोथ थी, हमारी पर कैपिटा जो दोस्तों ग्रोथ हुआ करती थी, वो 0.5% से भी मतलब कम हुआ करती थी। पहली बात तो आप जो प्रोडक्ट की जो भी प्रोडक्ट वगैरह आउटपुट जो रेडी कर रहे हो दोस्तों, फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी में दोस्तों वो 2% से भी कम था। और हमारे जो देश की जो ग्रोथ थी पर कैपिटा दोस्तों, जो इनकम थी पर पर्सन की दोस्तों, वो 0.5% से भी कम थी। तो कहाँ भैया देश की इकोनॉमी कहाँ ग्रो कर जाएगी। हमारी इकोनॉमी दोस्तों बैकवर्ड हुआ करती थी। बैकवर्ड मतलब ये कि बहुत सारे रीज़न थे, जैसे कि हमारे पास लो लेवल प्रोडक्टिविटी था, ज़्यादा प्रोडक्ट हम लोग बना नहीं सकते थे, हम लोग ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ कर रहे थे एग्रीकल्चर में काम करने के लिए, मतलब कंधों पे मशीनें, कंधों पे हम लोग बैलगाड़ियों को धो रहे हैं। ठीक है, अभी आजकल के बैलगाड़ियों का चक्कर ही खत्म हो गया है, क्योंकि आजकल मॉडर्न मेथड हो गया है। पहले था तो ट्रेडिशनल मेथड, अब क्या है हमारा मॉडर्न मेथड। बात करते हैं हमारे देश की इकोनॉमी दोस्तों डिप्लीटेड नेचर की थी। डिप्लीटेड मतलब डेप्रिसिएटेड, आपको अच्छी तरह पता, पुरानी अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो, क्योंकि सारे पॉइंट आपको जब भी समझ में आएंगे जब आप लोगों ने दोस्तों मेरी सारी वीडियोज़ देखी होंगी, वरना आपको समझ में नहीं आ सकते। हमारे देश में दोस्तों
हमारे देश की इकोनॉमी ना डिप्लीटेड नेचर की थी, मतलब हमारे पास जो भी मशीन हुआ करती थी ना दोस्तों, पहली बात तो बहुत ही कम मशीन हुआ करती थी, और उसको दोस्तों हम लोग बहुत बुरी तरीके से यूज़ करते थे, बहुत ही बुरी तरीके से। डेप्रिसिटी ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ बुरी तरीके से यूज़ करते थे अपने फिजिकल एसेट्स को। और यहाँ तक कि जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, कॉलोनी गवर्नमेंट थी दोस्तों, उन्होंने कोई हमारे लिए अरेंजमेंट भी नहीं कर रखा था कि कल को अगर वो एसेट्स हमारी, कल को मशीन हमारी खराब हो जाती है तो हम उसको रिप्लेस कर सकें। रिप्लेस करने के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं दे रखा था। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, ये लास्ट पॉइंट रह गया है, इम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। इम्प्यूटेटेड मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है इम्प्यूटेटेड मतलब काट कर अलग कर देना। दोस्तों उन्होंने, अंग्रेजों ने दोस्तों हमारे देश की इकोनॉमी को काट कर अलग कर दिया था। इसीलिए दोस्तों आप देख सकते हो, हम लोग कहते हैं बार बार भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। उन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी को काट कर अलग कर दिया था, इम्प्यूटेटेड कर दिया था। और दोस्तों इससे ना पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ था, क्योंकि हमारे इंडिया में दोस्तों जो बहुत ज़्यादा जो उपज हुआ करती थी जूट की, कॉटन की, दोस्तों उन्होंने अपने अंडर में ले लेता, मतलब वो वाला हिस्सा जहाँ पर जूट और कॉटन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। पाकिस्तान लोगों ने जब देश को जब डिवाइड करा गया, बांटा गया था, तो वो वाली जो प्रोडक्शन की जो जगह थी, जहाँ पर जूट हुआ करता था, जहाँ पर कॉटन हुआ करती थी, वो वाली जगह पाकिस्तान लोगों ने अपने अंडर में ले ली थी। तो हमारा जो देश था पहली बात तो बहुत पिछड़ा था, फिर इससे ना और ज़्यादा पिछड़ गया था। अब यहाँ पर देख सकते हो, देखने क्या है। और उन्होंने हमारे देश को दोस्तों बांटा था, इन सब चीज़ों की वजह से बांटा था, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और कल्चर। रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और कल्चर। तो रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और कल्चर, RCLC आप याद रखना, RCLC। या कोई और शॉर्टकट निकल सकता है, अपने बताना कमेंट बॉक्स में, इंतजार करूंगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा हमारा वन शॉट। और आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ कि ये ना कुछ डेट्स वगैरह भी होती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेवेंट टू दिस चैप्टर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। दोस्तों ये जो हमारा जमींदारी सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्होंने इसको लॉन्च करा था। कब? 1793 में इसको इन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्होंने इसको लॉन्च करा था। और इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया बाय द ब्रिटिश लोगों ने हमारे इंडिया में रेलवे लॉन्च करी थी। कब? 1850 में लॉन्च करी थी। और ये हमारी कहाँ से कहाँ तक चली थी और पहली बार कहाँ चली थी? फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे से थाने, बम्बे से लेके थाने तक चली थी, जो 3 साल बाद चली थी, 1853 में चली थी। और सबसे पहला जो अंग्रेजों ने हमारे भारत के अंदर दोस्तों जो स्विच कैनल बनाया था दोस्तों, वो 1869 में बनाया था। और फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस दोस्तों हमारे जो भारत देश का जो नापा गया था, वो 1881 में नापा गया था। सेटिंग अप ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, हमारे भारत देश में जो दोस्तों टिस्को कंपनी आई थी दोस्तों, वो आई थी 1907 में। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड को हम लोग 1921 के नाम से जानते हैं। और इंडिया का हमारा इंडिपेंडेंस 1947 में हुआ था। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। दोस्तों ये रहा हमारा वन शॉट, और उम्मीद करूँगा आप लोगों को वन शॉट अच्छा लगा होगा। मैंने कभी भी वीडियो में लाइक शेयर कमेंट करने के लिए नहीं बोला, ना आज बोलूँगा, वो आपकी मर्जी रहेगी। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी है, आपको लगता है कि चैप्टर हमारा सफल हो गया, चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें ना आता हो, तो दोस्तों आप चाहे भले ही आप लोग लाइक करना चाहे मत करना, आपकी मर्जी है। बट ये कि मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है। और अब मैं दोस्तों आप लोगों के लिए, अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, अब मैं कल अगले वाले पार्ट में आपको मैं हॉट्स क्वेश्चन कराने वाला हूँ। हॉट्स क्वेश्चन जो पेपर में सीधा आते हैं, ये वाली वीडियो के लिए तो दोस्तों हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है। ये हम लोग हॉट्स क्वेश्चन करने वाले हैं, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर आपको कराऊंगा NCERT से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं, NCERT के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। फिर आपको कराऊंगा कुछ ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, फिर कराऊंगा आपको ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन, कितने सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको मैं MCQ कराने वाला हूँ। MCQ, ये हमारे MCQ वाले क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर हमारे MCQ वाले क्वेश्चन आएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद ये हमारे असर्सन और रीज़न वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आपको सारे कराऊंगा, असर्सन और रीज़न। मतलब कहीं तक भी इस चैप्टर को नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि आने वाले जितने भी चैप्टर हमारे होने वाले हैं, इन सभी को दोस्तों इतने बुरी तरीके से कराऊंगा ना, आप भी कहोगे कि सर मज़ा आ गया। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। मैं पढ़ते जाऊँगा, आंसर आपको दोस्तों खुद देने होंगे, ठीक है ना। मैं बहुत डिटेलिंग नहीं करूँगा, जैसे मैंने वन शॉट में डिटेलिंग नहीं करी, हालांकि वन शॉट का भी डिटेलिंग के लिए होता भी नहीं है। तो चलो भाई, वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, कुछ भी कमेंट करना हो कमेंट कर देना। वीडियो में अगर कुछ पूछना हो कि क्या मुझे MCQ वगैरह करवाने चाहिए नहीं करवाने चाहिए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, या कोई क्वेश्चंस वगैरह, या NCERT से जुड़े क्वेश्चन, या हॉट्स क्वेश्चन, ठीक है ना, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो ये सब करवाने नहीं करवाने आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो चलो भाई, ये हमारा चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, अब सिर्फ क्वेश्चन वगैरह करने हैं। और चलो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।